नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस NCERT हिंदी की क्लास में। तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं एस्टेट 2023 TGT PGT हिंदी की। ठीक है, तो आज की क्लास स्पेशल TGT हिंदी के लिए है, क्योंकि जो TGT हिंदी का सिलेबस है उसमें आपको बसंत भाग 1, 2 और 3 पढ़ना है। उसकी रचनाओं से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसके लिए आपकी इन रचनाओं से जान पहचान होनी बहुत ही ज़रूरी है। आज की क्लास में हम लोग बसंत भाग 2 का पद्य भाग करेंगे, जिसमें कविताएं हैं। जितनी भी कविताएं हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके सामने पंक्तियां आ जाएं तो आपको पता चल जाए कि ये किस कवि की कविता है और इस कविता का क्या नाम है, उसमें क्या कुछ बता रखा है। तो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। तो बसंत भाग 2 की सबसे पहली कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन की। ठीक है, जिसके लेखक हैं शिव मंगल सिंह सुमन। अच्छे से याद रखना है, लेखक का नाम है शिव मंगल सिंह सुमन और इनका जन्म हुआ था 1916 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव गांव में, उन्नाव जिले के झगरपुर गांव में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था जन्म? 1916 में। ठीक है, कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के झगरपुर गांव में हुआ था। ठीक है, तो इतनी बात इसमें आपने याद रखनी है। कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के, कवि हो गए शिव मंगल सिंह सुमन और इनका जन्म हुआ था 1916 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के जगरपुर गांव में। ठीक है, तो आगे इस कविता में कवि कहना क्या चाह रहा है? तो कवि पंछी के द्वारा, पक्षियों के द्वारा स्वतंत्रता का महत्व बताता है और पराधीनता गुलामी की पीड़ा को व्यक्त करना चाहता है। ठीक है, कि गुलामी पराधीन रह के कोई भी किस तरीके से महसूस करता है। तो कविता क्या है? हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर वदना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। ठीक है, तो जो कवि है पक्षियों के माध्यम से कहता है। पक्षी कहते हैं कि जो हम पक्षी हैं वो तो खुले आसमान में विचरण करने वाले हैं। हमारा बसेरा क्या है? खुला आसमान है। हम पिंजरे में बंद रखकर नहीं जी सकते, हम पिंजरे में बंद रहकर नहीं जी सकते और ना ही प्रसन्नता के गीत गा सकते हैं। ठीक है, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो कनक क्या होता है? सोना होता है। पक्षी कहते हैं कि सोने के बने जो पिंजरे होते हैं उनकी सलाखें होती हैं, उनसे टकरा कर हमारे जो प्रसन्नता भरे पंख हैं वो टूट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पक्षियों की पीड़ा बताई गई है कि पक्षियों को अगर पिंजरे में बंद कर लिया जाए तो वो कभी भी सुखी नहीं रह सकते, खुश नहीं रह सकते, क्योंकि उनका जो बसेरा है खुला आसमान है। वो खुले आसमान में विचरण करके ही खुश और सुखी रह सकते हैं। ठीक है, आगे है हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निवोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो आगे पक्षी क्या कहते हैं कि हमारा जो बसेरा है खुला आसमान है, हम खुले आसमान में विचरण करना ही जानते हैं, चाहते हैं, और हम खुले आसमान में विचरण करते हुए नदी तालाब का बहता हुआ पानी पीने के इच्छुक हैं। उसी पानी को पी के हम खुश रह सकते हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निगोरी कनक कटोरी की मैदा से। पक्षी कहते हैं कि सोने की कटोरी में अलग अलग जो हमें पकवान परोसे जाते हैं, हमारे आगे रखे जाते हैं, उससे तो कहीं भली है हमारी वो नीम की कड़वी निवोरी। ठीक है, तो किस फल की बात हुई है इस कविता में, ये ध्यान देना है। किस फल की? नीम के पेड़ की, नीम का जो फल होता है निवोरी, नीम का फल होता है, उसकी बात यहाँ पर हुई है, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो पक्षी कहते हैं कि सोने की कटोरी में रखे पकवान से अच्छी तो हमें कड़वी नीम की निवोरी है। हम इस पिंजरे में तो भूखे प्यासे मर जाएंगे, हम इस सोने की कटोरी में पड़ा खाना नहीं खा सकते। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश है कि आपको एक एक चीज़ समझ आ जाए, मतलब जो मेन चीज़ इस रचना में आई हो उसे आप पहचान के अपने आंसर पर पहुंच पाएँ, बस यही है। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, आगे है स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, तो वो क्या कहते हैं कि हम इन मतलब पिंजरों में बंद रह के, इन सोने की जंजीरों के बंधन में बंद रह के हमें अपना
उड़ना, अपनी गति, किस तरीके से हम उड़ते हैं, अपनी चाल, सब कुछ भूल गए हैं। बस सपनों में ही क्या देखते हैं, तरु की फुनगी पर के झूले। तरु मतलब वृक्ष के, फुनगी क्या होती है, जो एक वृक्ष होता है उसकी सबसे ऊंची टहनी टहनी कह लीजिए, वो पतली शाखा होती है, नई शाखा होती है, तो वो थोड़े से भार से ही लचकने लग जाती है। तो जब पक्षी उस पर बैठता है तो उसको क्या लगता है, ऐसा लगता है जैसे वो झूला झूल रहा हो। तो तरु की फुनगी पर के झूले, हम तो सपने में ही देखते हैं कि हम इस तरीके से वृक्ष पर बैठकर झूला, वृक्ष की फुनगी पर बैठकर झूला झूलें। ठीक है, तो मतलब जो पक्षी है वो पिंजरे में रहकर बहुत दुखी हैं, वो खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। तो आगे जो पक्षी हैं वो क्या कहते हैं कि हमारे जो अरमान थे, हमारे सपने थे, हमारी इच्छा थी, हमारी चाहत थी, वो क्या थी कि हम खुले आसमान में उड़ें और आसमान की सीमा तक पहुंच जाएं, आसमान की सीमा तक पहुंच जाए। नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक के दाने, और अपनी चोंच से क्या, अनार के दाने। अनार के दाने मतलब जो आसमान में तारे होते हैं, तारे को अनार के दानों के समान मानना है कि उनको चुगते, हमारी इच्छा थी कि हम जहाँ मतलब आसमान की सीमा है वहाँ तक उड़ते हुए जाएं और अपनी चोंच से क्या, अनार के दानों जैसे तारों को चुगें। ठीक है, तो ये कहते हैं पक्षी, क्योंकि वो पिंजरे में रहकर बहुत दुखी हैं। ठीक है, आगे क्या कहते हैं पक्षी, होती सीमाहीन क्षितिज से, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। तो फिर पक्षी क्या कहते हैं कि हमारे पंखों की सीमा की, आसमान की सीमा छूने के लिए पंखों में एक होड़ा होड़ी, मतलब एक जिद कह लीजिए, वो लग जाती। पंछी उड़ते उड़ते या तो क्या करते, आसमान की सीमा तक पहुंच जाते, आसमान की सीमा से उसका मिलन हो जाता क्षितिज से, या फिर इस मिलन की चाह में वो क्या हो, उनकी सांसों की डोरी, या तनती सांसों की डोरी, मतलब सांसों की डोरी टूट जाती और उनके मिलन के बिना ही उसकी वो मर जाते, ख़त्म हो जाते। तो ये क्या कहते हैं, पक्षी कहते हैं कि बस वो तो खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, कोई व्याख्या करनी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, नहीं ऐसा है कि आपको ये चीज़ें पता नहीं है, बस मेरा तो जो मकसद है, उद्देश्य है कि आपके सामने ये पंक्तियाँ आएँ और आप पहचान पाएँ ये इस कविता की, इस कवि की है बस, और इसमें क्या कह रखा है। आगे है, नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय छिनबिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। तो आगे पक्षी क्या कहते हैं कि चाहे हमें अपना घोंसला बनाने के लिए एक घास का तिनका तक न दो, ठीक है, चाहे टहनी का आश्रय छिनबिन कर डालो, चाहे हमारा आश्रय छिनबिन कर डालो, लेकिन हमें जो जो पंख मिले हैं ना, वो उड़ने के लिए ही मिले हैं। पंख हमारे है इसलिए कि हम खुले आसमान में उड़कर अपनी इच्छाओं को पूरा करें, खुले आसमान में ही हम रहें, वही हमारा बसेरा है। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन ना डालो, तो हमें परेशान ना करो, हमारी उड़ान में किसी तरीके का कोई विघन ना डालो। ठीक है, तो ये फरियाद करते हैं कौन, पक्षी। ठीक है, तो इस तरीके से शिव मंगल सिंह सुमन जी पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता का महत्व बताते हैं कि जो पराधीनता होती है, गुलामी होती है, बंधन होता है, वो कितना दुखदाई होता है। उम्मीद है आपको जो मेन चीज़ है वो समझ आ गई होगी। आगे कविता है कठपुतली। आगे कौन सी कविता है, कठपुतली। कठपुतली में भी यही चीज़ बता रखी है। कठपुतली कविता है भवानी प्रसाद मिश्र जी की। किसकी है, भवानी प्रसाद मिश्र जी की ये कविता है, और इसमें भी एक मतलब पराधीनता के बारे में ही बता रखा है, क्योंकि जो भवानी प्रसाद मिश्र जी से थे, उन्होंने ये कविता जो भवानी प्रसाद मिश्र जी थे वो आज़ादी की लड़ाई में मतलब भाग ले रहे थे, स्वतंत्रता आंदोलन में, स्वाधीनता आंदोलन में भाग ले रहे थे, तो उनको भी जेल में जाना पड़ा था। ठीक है, उनको जेल में जाना पड़ा था, और एक कविता उन्होंने जेल में भी लिखी थी, इसका भी अपने नाम याद रखना है, घर की याद कविता भवानी प्रसाद मिश्र जी ने जेल में बैठे हुए लिखी थी। तो जब वो जेल में रहते हैं तो उनको मतलब गुलाम रह के, जेल में रह के आज़ादी का पता चलता है कि आज़ादी मतलब कैसे होती है, और ये गुलामी कितनी दुखदाई होती है। दूसरे के हाथों अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक न जी के दूसरे के अनुसार जीना बहुत ही दुखदाई होता है। जैसे कठपुतली होती है, क्योंकि उसके धागे किसी और के हाथ में होते हैं, और जैसा कोई अगर उसे नचाता है वैसे ही उसे नाचना पड़ता है। तो उस कविता के माध्यम से बस यही कवि
समझाना चाहता है। अगर जन्म पूछा जाए तो भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म 28 मार्च 1914 मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के टिगरिया नामक गांव में हुआ था। ठीक है, तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था, जिनके कारण ही इन्हें 3 वर्ष की जेल हुई थी। तो ये याद रखना है आपने कि भवानी प्रसाद मिश्र को किस आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल हुई, तो भारत छोड़ो आंदोलन, 3 वर्ष की उन्हें जेल हो गई थी। और इनका निधन पूछा जाए तो 1985 में हुआ था, निधन 1985 में हुआ था। ठीक है, तो क्या कहता है कवि, कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। तो कठपुतली क्या कहती है, अपने आगे पीछे धागे देखती है तो धागों से उसे गुस्सा आता है, गुस्से में वो बोलती है, मतलब गुस्सा करती है बहुत ज़्यादा, और फिर बोलती है कि ये धागे मेरे आगे पीछे क्यों बंधे हुए हैं, क्यों बांध रखे हैं मेरे आगे पीछे धागे, इन्हें तोड़ दो, मुझे स्वतंत्र कर दो और मुझे अपने पाँवों पर छोड़ दो, ताकि मैं अपने अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सकूं, अपने अनुसार चल सकूं, अपने पाँव पर चल सकूं। तो मतलब है कि जिस तरीके से हमारा जो देश था वो गुलाम था अंग्रेज़ों का, और अंग्रेज अपनी ही नीतियाँ चलाते थे, हमें अपने अनुसार चलाते थे, अपनी अन्यायपूर्ण नीतियाँ हम पर ज़बरदस्ती लागू करते थे। तो भारत के लोगों को एक कठपुतली की तरह नचा रखा था अंग्रेज़ों ने। उसी तरीके से कवि उसी भावना से इस कविता को लिखते हैं। ठीक है, सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। तो एक जब कठपुतली ने विरोध किया, धागे खोलने की बात की, तो उसकी बात सुन के और कठपुतलियाँ भी बोली, क्या बोली कि हाँ हमें बहुत दिन हो गए इस तरीके से गुलामी में रहते हुए, बहुत दिन हो गए, हमें अपने मन की बातें नहीं की, मन के छंद नहीं गाए, मन की खुशियाँ मतलब नहीं की, हमने अच्छे दिन नहीं बिताए हैं। तो और कुछ कठपुतलियाँ भी इस तरीके से बोलने लगती हैं। जैसा कि हमारा भारत जब गुलाम था, आंदोलन क्या था, अंग्रेज़ों का विरोध ही तो था। एक जब मतलब आंदोलन की शुरुआत होती है तो एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, देखा देखी में पूरा भारत इस आंदोलन में शामिल हो जाता है, और कोशिशों का परिणाम ही होता है कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हो पाया। तो बस उसी तरीके से कठपुतलियाँ की बात की गई है कि जब एक ने विरोध किया तो कहीं ना कहीं दूसरी को भी लगा कि हाँ हाँ हम क्यों गुलाम हैं। ठीक है, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। फिर खुद ही एक कठपुतली सोचती है कि ये कैसी इच्छा अब मेरे मन में जाग गई है, क्या ये मतलब सही है। तो आगे अगली कठपुतली, मतलब जब एक कठपुतली को देखकर दूसरी कठपुतलियाँ बोलती हैं तो पहली कठपुतली को ये विचार आता है कि मैंने सही इच्छा रखी है स्वतंत्र होने की, धागे तुड़वाने की, मतलब एक जिम्मेदारी का भाव आता है कि स्वतंत्र होकर क्या हम सब खुश रह पाएंगे। तो इस तरीके से ये कविता है भवानी प्रसाद मिश्र जी की, जन्म याद रखना है, किस भावना से ये कविता लिखी ये याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी दूसरी कविता। इसमें इस कविता में कठपुतलियाँ स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही हैं, उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियां हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियाँ पराधीन हैं, इन्हें दूसरों के इशारों पर नाचने से दुख होता है, दुख से बाहर निकलने के लिए कठपुतली विद्रोह कर देती है, वह अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है, उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह सोच सोच कर समझ कर कदम उठाना जरूरी समझती है। आगे है शाम एक किसान। कविता का नाम क्या है, शाम एक किसान। ठीक है, तो एक किसान की यहाँ पर बात हुई है, शाम एक किसान। ठीक है, तो इसके कवि कौन है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी इस कविता के कवि हैं, और ये नई कविता के प्रसिद्ध कवि हैं, ये भी याद रखना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी नई कविता के प्रसिद्ध कवि हैं। किससे जुड़े हुए हैं, नई कविता से ये जुड़े हुए हैं। इनका जन्म हुआ था 15 सितंबर 1927 में। कब हुआ, 15 सितंबर 1927 में इनका जन्म हुआ था, उत्तर प्रदेश के बस्ती नामक ज़िले में। ठीक है, तो इतनी चीज़ें इसमें आपने याद रखनी है। आगे आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़,
तो एक पहाड़ को किसान की मतलब उपमा दी गई है, पहाड़ को किसान जैसा बताया गया है कि जैसे कोई किसान बैठा हो, किसको कहा है, पहाड़ को कहा है। ये कविता जरूरी क्यों है कि इसमें जो जो चीज़ें मतलब का उदाहरण लिए गए हैं उनका आपने नाम ध्यान में रखना है कि किसको क्या कहा है, ऐसे पूछा जा सकता है। ठीक है। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। तो पहाड़ मतलब एक किसान मान लिया, किसान बैठा है, आकाश उसके सिर पर ऐसे है जैसे कोई साफा बांधा हुआ हो। ठीक है। और सूरज की चिलम खींचता, तो सूरज ऐसे लगता है जैसे वो चिलम पी रहा है, जैसे चिलम पुराने ज़माने में लोग पिया करते थे, उसमें अग्नि होती थी, उसको पकड़कर पीते थे। तो क्या है, चिलम पी रहा है किसान। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, तो नदी कैसी लग रही है, जैसे किसान के घुटनों तक कोई चादर पड़ी हुई है, चादर उसने ओढ़ रखी है। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, तो उसके पास क्या है, पलाश का जंगल है जिसमें फूल खिले हुए हैं। जो फूल है वो ऐसे लगते हैं जैसे कोई अंगीठी मतलब जल रही हो। ठीक है। अंधकार दूर पूर्व में सिमट बैठा है भेड़ों के गले सा। तो ये सब कुछ दिखा रखा है कि एक पहाड़ है, किसान की तरह बैठा है, आकाश का उसने सिर पर साफा बांध रखा है, सूरज की चिलम वो हाथ में लेकर पी रहा है, और घुटनों तक पर उसकी नदी की चादर ओढ़ रखी है। पलाश के जंगल अंगीठी की तरह लग रहे हैं। और दूर पूर्व दिशा में, ये दिशा का ध्यान रखना है, पूर्व दिशा में अंधकार ऐसा लग रहा है जैसे कोई भेड़ें, जो भेड़ नहीं होती, भेड़ें सिमट कर बैठी हैं। भेड़ों के गले, गले जहाँ झुंड समूह कह सकते हैं, गले का अर्थ पूछा जा सकता है। गले का अर्थ है भेड़ों का समूह या झुंड। ठीक है। सिमटा बैठा हो। अचानक बोला मोर, तो प्रश्न बन सकता है कि किसान को मतलब किसान कविता में कौन अचानक बोला, तो मोर बोला। कौन बोला, मोर बोला। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो। चिलम औंधी धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। सॉरी। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो। चिलम औंधी, चिलम औंधी मतलब उल्टी कर दी, चिलम उल्टी कर दी, धुआं उठने लगा, सूरज डूब गया और अंधेरा छा गया। तो ये छोटी सी कविता है, शाम एक किसान। लेखक कौन है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। जन्म हुआ 15 सितंबर 1927 में। तो इतनी चीज़ें यहाँ पर आपने याद रखनी है। अब आगे क्या बता रखा है वो थोड़ा सा देख लीजिए। कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। ठीक है। जाड़े की शाम, किस ऋतु की, जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए एक किसान की तरह है। तो पहाड़ को कैसा माना है, किसान की तरह। आकाश कैसा है, उसके सिर पर बंधे हुए साफे के समान। पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी घुटनों पर रखी चादर सी है। पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती अंगीठी के समान है। पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार झुंड में बैठी हुई भेड़ों जैसा, और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति दिख रहा है। यह पूरा दृश्य शांत है। अचानक मोर बोल उठा, मानो किसी ने आवाज़ लगाई, सुनते हो। इसके बाद यह दृश्य घटना में बदल गया। चिलम उल्ट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है और शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। ठीक है। आगे है रहीम के दोहे। लेखक कौन हो गया, रहीम हो गया। तो दोहे हैं यहाँ। इन दोहों से प्रश्न कैसे बन सकता है कि दोहा देख के आपसे पूछा जा सकता है कि ये दोहा किसका है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है। कही रहीम संपत्ति सगे, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, बिप्ती कसौटी जे कसे तेई सांचे मीत। तो रहीम जी क्या कहते हैं कि सगे संबंधी बनाने की, सगे संबंधियों की संपत्ति, जिस तरीके से हम धन इकट्ठा करते हैं, धन को इकट्ठा करने के भी तो कई तरीके होते हैं ना, उसी तरीके से सगे संबंधियों रूपी जो संपत्ति है वो भी कई तरीके से इकट्ठी की जाती है। कई सारे मतलब सगे संबंधी होते हैं, लेकिन जो सच्चा सच्चा मित्र होता है उसकी पहचान कैसे होती है, विपत्ति पड़ने पर, मुसीबत पड़ने पर। विपत्ति कसौटी जे कसे, जो विपत्ति आने पर खरा उतरे, मुसीबत में साथ दे, सच्चे मन से उस मुसीबत से बाहर निकालने की कोशिश करे, तो वही कौन होता है, तेई वही सच्चा मीत होता है, सच्चा मित्र होता है। तो ये कहते हैं हमारे रहीम जी। ठीक है। जाल परे जल जात बहे, तज मीनन को मोह। मीनन क्या होता है, मछली होता है। ठीक है। रहमन मछली नीर को, तऊ न छाड़ी छो।
तो रहीम जी कहते हैं कि जब कोई मछली पकड़ने वाला, कह लीजिए, पानी में मछलियों को पकड़ने के लिए जाल फेंकता है तो उस जाल में मछलियाँ आ जाती हैं। ठीक है, मछलियाँ जब जाल में आ जाती हैं, जब तक जाल नहीं फेंका जाता मछलियाँ और पानी एक साथ रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। लेकिन जैसे ही जाल पड़ता है मछलियाँ उस जाल में कैद हो जाती हैं, लेकिन पानी मछलियों का मोह तो त्याग कर, तोड़ कर जाल में से बहकर आगे निकल जाता है और मछलियाँ अकेली जाल में रह जाती हैं। ठीक है, लेकिन मछली की प्रीत सच्ची है, उसका प्रेम सच्चा है। वो क्या करती हैं, वो पानी का मोह नहीं छोड़ती, बल्कि जाल में बिना पानी के तड़प तड़प के अपने प्राण त्याग देती हैं, अपने प्राणों का मोह छोड़ देती हैं। तरुबर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कहे रहीम पर काज हित, संपत्ति संज ही सुजान, सच ही सुजान। तो आगे परोपकार की भावना का वर्णन करते हुए रहीम जी कहते हैं कि जिस तरीके से तरुवर, कोई वृक्ष अपने फल नहीं खाता, वृक्ष अपने फल नहीं खाता, सरोवर अपना पानी नहीं पीता, उसी तरीके से मतलब जो सज्जन पुरुष होते हैं वो धन का संचय करते हैं, किसके लिए, दूसरों की भलाई के लिए, परोपकार के लिए। कही रहीम प्रकाश हित, संपत्ति संच ही सुजान। तो वो धन का संचय क्यों करते हैं, ताकि वो लोगों की भलाई कर सके, दूसरों की भलाई कर सकें। तो यहाँ पर रहीम जी परोपकार के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आगे है थोथे बादर क्वार के, यों रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय, करें पाछली बात। तो यहाँ पर थोथे बादर क्वार की, क्वार महीना आपको पता है कि आश्विन मास को कहा जाता है। क्वार कौन सा मास होता है, आश्विन मास होता है। किस माह की बात हुई है ये भी पूछा जा सकता है, तो क्वार के माह की बात होती है। जैसे सावन के बादल होते हैं तो उसमें तो अगर बादल गरजते हैं तो बारिश भी होती है। जो क्वार महीने के बादल होते हैं, जैसे सावन, भादों के बाद आश्विन मास आता है। ठीक है, तो उसके जो बादल होते हैं वो थोथे ही गरजते रहते हैं, उस बादलों में क्या नहीं होता, पानी नहीं होता। ठीक है, उसमें पानी नहीं होता, बस गरजते ही रहते हैं। तो यहाँ पर कवि ने उन्हीं का मतलब उदाहरण दिया है कि जिस तरीके से क्वार महीने के बादल थोथे होते हैं, बिना पानी के होते हैं, वो सिर्फ गरजते रहते हैं, उसी प्रकार से एक धनी पुरुष जो अब निर्धन हो चुका है, उसकी धन संपत्ति खो गई, अब उसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी अपना वो घमंड नहीं त्यागता, अपनी पिछली बातें ही दोहराता रहता है, उसी बातों को याद करके अपनी मतलब अपने धनी होने का समय याद करके उसकी ही बड़ाई करता रहता है, घमंड करता रहता है। तो उसका समानता किसके साथ बताई है, क्वार के बादल के साथ। किसकी समानता, एक धनी व्यक्ति की जो कि अब निर्धन हो चुका है। आगे है धरती की सी रीत है, शीत घाम ओ में, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम जह दे। तो आगे यहाँ पर रहीम जी क्या कहते हैं, धरती का उदाहरण लिया है। धरती का उदाहरण क्यों लिया है कि जो धरती होती है वो मतलब हर ऋतु में जिस तरीके से समभाव से रहती है, धरती पर बारिश ऋतु आती है, गर्मी आती है, सर्दी आती है, बसंत आती है, तो मतलब जैसा भी मौसम होता है धरती समान रूप से व्यवहार करती है, वैसी ही रहती है। उसी तरीके से हमारा शरीर है, रहीम जी कहते हैं कि चाहे दुख हो सुख हो वैसा ही उसे रहना चाहिए, वैसा ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोहा है, बस आपने दोहे को अच्छे से ध्यान में रखना है कि ये दोहा रहीम का है, कौन सी पुस्तक में है और क्या इसका अर्थ है, ये चीज़ें इसमें आपने ध्यान रखनी है। ये हो गए हमारे रहीम के दोहे। ये किसान वाला फिर से आ गया। उसके बाद आ गया एक तिनका। कविता का नाम क्या है, एक तिनका। एक तिनका कविता है, इसके जो कवि हैं वो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कवि का नाम विशेष रूप से आपने याद रखना है, कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। एक तिनका कविता है। ठीक है, और ये द्विवेदी युग के सबसे बड़े जाने माने कवि हैं। ठीक है, किस युग के हैं, द्विवेदी युग के। इनका जन्म हुआ था 1865 में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में के निजामाबाद नामक कस्बे में हुआ था। तो इन्होंने क्या कहा है कि किसी भी आदमी का घमंड तोड़ने के लिए एक तिनका ही काफ़ी होता है। किसी भी आदमी का घमंड तोड़ने के लिए एक तिनका ही काफ़ी होता है। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा।
तो यहाँ पर कवि क्या कहता है कि एक दिन मैं नहा धो के मतलब अच्छे से तैयार वगैरह होके कहाँ खड़ा था, घमंड में अकड़ा हुआ कहाँ खड़ा था, अपने छत की मुंडेर पर खड़ा था। लेकिन अचानक होता क्या है कि एक दूर से कोई छोटा सा तिनका उड़कर आता है और मेरी आँख में पड़ जाता है। आँख में तिनका पड़ गया, आपको पता ही कि आँख में कोई चीज़ चली जाए तो क्या हालत होती है। तो मतलब आँख में जब तिनका पड़ता है तो व्याकुल हो जाता है, कवि व्याकुल हो जाता है, उसकी अकड़ कहीं धरी की धरी रह जाती है। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। तो झिझकना तो था ही, बेचैनी भी बनती है कि आँख में कुछ पड़ गया है, और आँख में कुछ पड़ गया तो जाहिर सी बात है कि आँख क्या हो गई, लाल हो गई और दुखने भी लगेगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे ऐंठ, बेचारी दबे पाँवों भागी। मूठ मतलब जब किसी की आँख में कुछ पड़ जाता है तो हम एक कपड़े को इकट्ठा करके उसकी भाप देने लगते हैं, अपने मुंह से भाप देने लगते हैं ताकि वो सही हो जाए। तो इसी तरीके से लोग करने लगे, जो भी मतलब जिसको भी पता चला लोग उसके पास आए और उस तरीके से मतलब उसकी आँख को आराम पहुंचाने की कोशिश करने लगे। तो क्या होता है कि छोटा सा तिनका था जिसने बेचैन कर दिया, उसको व्याकुल कर दिया, उसको यहाँ तक कि एक छोटे से तिनके के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ी, क्योंकि कोई और काम हम खुद कर लेते हैं, आँख में कुछ चीज़ चली जाए तो हम अपने से नहीं निकाल सकते, उसके लिए हमें किसी की सहायता लेनी ही पड़ती है। चाहे मतलब हम कितने भी अकड़ रहे हों, किसी से मदद हमें मांगनी ही पड़ती है। तो वही होता है कवि के साथ, उसकी आँख में जब कुछ पड़ जाता है तो उसे लोगों की सहायता लेनी पड़ती है। लोग उसके पास आते हैं, अपने अपने तरीके से आँख को सही करने की कोशिश करते हैं, उस तिनके को निकालने की कोशिश करते हैं। तो कुछ लोग मतलब मूठ देकर, उसके भाप देकर आँख को सही करने की कोशिश करती हैं। जब ऐसी हालात पैदा होते हैं तो कभी की जो अकड़ थी, उसकी ऐंठ थी, वो अपने आप भी पाम दबाकर मदबे पाम भाग जाती है। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो गया, तो आगे क्या होता है कि उसकी अकड़ भाग जाती है जब आँख में तिनका चला जाता है। जब किसी दब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए, इतना रहा एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो अब कवि को क्या बात समझ में आती है, जब मतलब लोग प्रयास कर रहे हैं आँख से तिनका निकालने के, तो किसी न किसी के दब मतलब वो जो प्रयास कर रहे हैं किसी तरीके से दब से क्या निकल जाता है, वो तिनका निकल जाता है। तो कवि को क्या समझ आती है कि यूं उसकी समझ ने, उसकी बुद्धिमानता ने क्या कवि को कहा, ताने दिए कि ऐंठता तू इस किस लिए इतना रहा, तू इतना क्यों ऐंठता रहा है, अकड़ करता रहा है, अभिमान करता रहा है। तेरा इस अभिमान, इस गर्व को तोड़ने के लिए, घमंड को तोड़ने के लिए तो एक तिनका ही काफ़ी है। ठीक है, तो इसका जो सीख है, इसकी शिक्षा है कि कभी भी किसी भी इंसान को किसी तरीके का घमंड अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक अहंकार तोड़ने के लिए तो एक तिनका ही काफ़ी है। तो काफ़ी अच्छी कविता लगी ये मुझे। तो इसमें आपने बस यही समझना है कि इसमें कौन कौन सी पंक्तियाँ आई हैं, कौन इसका कवि है और क्या कह रखा है इस कविता में। ठीक है, अगली जो हमारी कविता है ये थे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। उसके बाद आ गई भोर और बरखा। भोर और बरखा मीराबाई की ये कविता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम कल की क्लास में करेंगे। कल 3-4 कविताएं बाकी रह गई हैं, उसको कल करेंगे। कोई ना कोई दिक्कत है, ये पीडीएफ अच्छे से खुल नहीं रही है। ठीक है, क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अपनी फीडबैक ज़रूर देना कि इस तरीके से आपकी तैयारी हो पाएगी या आपको इस तरीके की क्लास का कोई फ़ायदा है। ठीक है, टाइम में से टाइम निकालना पड़ता है, तो अपना बताना कि कहाँ तक आपको हेल्प मिल सकती है। तो अगली क्लास में जो बसंत भाग 2 है, उसका पद्य भाग काव्यखंड पूरा हो जाएगा। फिर गद्य से भी प्रश्न बनने की संभावना तो रहती है, बसंत भाग 2। फिर उसके बाद बसंत भाग 3 करेंगे, अगली क्लास में करेंगे। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।